हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यशोवर्मन कौन था? जानते हैं कि यशोवर्मन कौन था। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक का कन्नौज का इतिहास अंधकार में रहता। हमें कोई जानकारी मिलती नहीं कि कन्नौज पर किसने शासन किया नहीं किया। तो इस अंध युग की समाप्ति के पश्चात हम कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली शासक को आसीन पाते हैं। यशोवर्मन के जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें? यशोवर्मन के वंश एवं प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है कि उसके नाम के अंत में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके नाम के अंत में वर्मन शब्द जुड़ा देखकर कुछ विद्वान उसे मौखरी शासक मानते हैं, परंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते कि यशोवर्मन के शासनकाल की घटनाओं के विषय में हम उसका दरबारी कवि था वाकपति, जिसकी रचना है गौडवहु। तो गौडवहु नामक प्राकृतिक भाषा में लिखित काव्य से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उसके इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। गौडवहु यशोवर्मन के सैनिक अभियान का वर्णन कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करता है। बंग विजय के बाद यशोवर्मन ने दक्षिण के राजा को परास्त किया तथा मलयगिरी को पार किया। उसने पारसेकों पर चढ़ाई की तथा उन्हें युद्ध में हरा दिया। पश्चिमी घाट के दुर्गम क्षेत्रों में से उसे कर प्राप्त हुआ। वह नर्मदा नदी के तट पर आया तथा समुद्र तट से होता हुआ मरुदेश जा पहुंचा। यहाँ से वह श्रीकंठ आया तथा फिर कुरुक्षेत्र होते हुए अयोध्या पहुंचा। मंदराचल पर्वत के निवासियों ने उसकी संप्रभुता स्वीकार की। उसने हिमालय क्षेत्र की भी विजय की। इस प्रकार संसार को जीतता हुआ वह अपनी राजधानी कन्नौज वापस लौट आया। तो यह जितना वर्णन है यह गौडवहु में मिलता है। तो गौडवहु का उपयुक्त विवरण अब कहाँ तक सही है या नहीं कहा जा सकता। इसमें बंग देश के राजा का नाम नहीं मिलता कि कौन सा, मतलब जो भी उल्लेख है उसमें उस राजा का नाम नहीं मिलता है किसने यह सब विजय की। इसमें गौड़ विजय का उल्लेख भी काव्य के अंत में हुआ है। इस काव्य का विवरण अत्यंत अतिरंजित प्रतीत होता है तथा यह विश्वास करना कठिन है कि उसने इसमें वर्णित उत्तर और दक्षिण के सभी राज्यों को जीता होगा, परंतु उसकी पूर्वी विजयों की पुष्टि नालंदा से प्राप्त एक लेख से हो जाती है। इसमें उसे सार्वभौम शासक कहा गया है। इससे मगध तथा गौड़ पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। उसके समय हुई चाओ नामक चीनी यात्री कन्नौज आया था। यद्यपि वह शासक का नाम नहीं लिखता, फिर भी यह बताता है कि वह एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी तथा अनेक युद्धों का विजेता था। विद्वानों का ऐसा विचार है कि यशोवर्मन ने जिस मगध राजा को पराजित कर उसका वध किया था वह उत्तर गुप्त वंशी जीवित गुप्त द्वितीय था। ऐसा लगता है कि गौड़ के ऊपर भी उसी का अधिकार था। हुई चाओ के अनुसार यशोवर्मन ने पंजाब के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में पुटासिन मतलब बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। चीनी विवरणों में उसे ईसाफोमो कहा गया है, जो मध्य देश का राजा था। कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड, जिसने 736 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था, यशोवर्मन का उल्लेख अपने एक मित्र के रूप में करता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों राजाओं ने चीनी शासक से अरबों के विरुद्ध सैनिक सहायता की मांग की थी। सिंध को जीतने के बाद अरबों ने कन्नौज की ओर एक सेना भेजी, जिसे यशोवर्मन ने हरा दिया होगा। अतः गौडवहु के पारसिकों से तात्पर्य सिंध के अरबों से ही प्रतीत होता है। इस प्रकार ललितादित्य तथा यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार किया, परंतु शीघ्र ही इन दोनों के संबंध बिगड़ गए। कल्हड़ की राजतरंगिणी में दोनों शासकों के पारस्परिक
संघर्षों का उल्लेख हुआ। ऐसा पता चलता है कि युद्ध में यशोवर्मन बुरी तरह पराजित किया गया और उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। राजतरंगिणी में काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि वाग्भटी, भवभूति आदि कवियों द्वारा सेवित यशोवर्मा उसका गुणगान करने लगा तथा यमुना से लेकर काली नदी तक के बीच का कन्नौज राज्य का भाग ललितादित्य के महल का आंगन बन गया। यह उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है। यशोवर्मन ने संभवतः 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया। वह विद्वानों का आश्रय दाता था। वाग्भटी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वाग्भटी के अतिरिक्त संस्कृत के महान नाटककार भवभूति उसके दरबार में निवास करती थी। भवभूति ने 3 प्रसिद्ध नाटक ग्रंथों मालती माधव, उत्तर रामचरित तथा महावीर चरित की रचना की थी। मालती माधव 10 अंकों का नाटक है जिसमें माधव तथा मालती की प्रणय कथा वर्णित है। किसकी कथा वर्णित है? माधव तथा मालती की प्रणय कथा वर्णित है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बीच में। महावीर चरित के 7 अंकों में राम के विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा है। उत्तर रामचरित में भी 7 अंक हैं। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा है। भवभूति करुड़ रस के आचार्य माने जाते हैं। अब देखते हैं यशोवर्मन का धर्म क्या था, किस धर्म को मानने वाला था। यशोवर्मन शैव मतानुयायी था। उसका उत्थान और पतन उल्का की भांति रहा। जैन ग्रंथों में उसके पुत्र का नाम अमराज मिलता है जिसने उसके बाद कन्नौज और ग्वालियर पर शासन किया, किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वर्तमान स्थिति में हम यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। चक्रायुध उसके पश्चात हम कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं को शासन करता हुआ पाते हैं। इनमें वज्रायुध, इंद्रायुध तथा चक्रायुध के नाम मिलते हैं। ये सभी अत्यंत निर्बल शासक थे। किसके नाम मिलते हैं? वज्रायुध, इंद्रायुध तथा चक्रायुध के नाम मिलते हैं। ये सभी अत्यंत निर्बल शासक थे। तो ये रहा यशोवर्मन के बारे में। आप इसे 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऐसे इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है एग्जाम में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।